नॉन इशू को इतना बड़ा इशू बना दिया। बस लीग इसी लीग से हम, मैं और क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे डॉन लीक्स रिपोर्ट, उसके बाद नोटिफिकेशन आई, ट्वीट आया और उसके बाद बहुत से सवालात उठे। इशू तो तीन है नाज़रीन सिंपली। एक तो इशू है हुकूमत की अहलियत का या काहली का, ना अहली का। दूसरा है इशू जो DGISPR की ट्वीट है, और तीसरा इशू है वो है डॉन लीक्स का अपना जो इशू है, यानी कि जो मसला है असल उसके हवाले से। तो नाज़रीन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं हामिद मीर साहब, सीनियर एंकर और जियो का प्रोग्राम करते हैं, कॉलम नवीस हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम हामिद एंड जनरल साहब। और नाज़रीन आसमा जहांगीर साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान की, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। तो शुरू हम ऐसे करते हैं नाज़रीन, अभी आपने कुछ ही देर पहले देखी होगी इंटीरियर मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो देखिएगा कि उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो ट्वीट के बारे में क्या फरमाते हैं। ट्वीट्स होती हैं, किसी तरफ से भी होती हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के सिस्टम, इंसाफ, उसके लिए ज़हर कातिल है। इदारों में ट्वीट्स के ज़रिए एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया जाता। फिर उन्होंने बात की नाजरीन के जो ऑर्डर आया, जो निकला, जो सबसे पहले जिसको नोटिफिकेशन कहा जा रहा है, असल में वो PM हाउस से ऑर्डर निकला। और अजब बात है कि वो जाना था सेक्रेटरी इंटीरियर को, और PM हाउस ने ये बेहतर समझा कि तमाम चैनल्स को दे दें। तो सुनिएगा उसके बारे में क्या कहते हैं चौधरी निसार साहब। ये समझ नहीं आती कि नोटिफिकेशन हुआ नहीं, भूचाल कैसे आ गया। जिसको नोटिफिकेशन बना के पेश किया जा रहा है वो रेफरेंस है टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर in lieu of the briefing that I've given to the Prime Minister. Notification वही होना है जो recommendations हमें कमेटी में आई हैं। और नाज़रीन ये जो सवाल उठा रहे हैं मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर साहब, ये तो इनको चैनल्स पे उठाने की बजाय अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए कि ये सारी खिचड़ी बनी तो क्यों बनी। उसके बाद देखिए क्या कमेंट करते हैं वो। इंक्वायरी कमेटी की किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी, किसी को शील्ड करने की कोशिश न की जा रही है, न की जाएगी। नाज़रीन सिफारिशात आई, जब ये ऑर्डर पब्लिक कर दिया गया, ये हुकूमत से पूछना पड़ेगा कि PM हाउस से तो जाना था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, तो इन्होंने चैनल्स को क्यों दे दिया। जब सिफारिशात आई उसके बाद हमने देखा कि सिफारिशात पे भी डिस्कशन हो रही थी। उसके बाद एक ट्वीट आया DGISPR से जिसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि ये जो है, जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये उससे इनहराफ करता है, और उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। उसके बाद बड़े सवालात उठ गए कि PM हाउस से एक ऑर्डर दिया गया है, उसको DGISPR रिजेक्ट करें, जिसके हवाले से आपने सुना कि इस वक्त मिनिस्टर साहब ने भी क्या कहा कि जी जहर होता है। लेकिन हम तो ये भी पूछेंगे अपने पैनल से, क्या जहर होता है, हुकूमत को जिस तरीके से चलाते हैं वो जहर होता है, या ये जहर होता है, या दोनों चीज़ें जहर होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि सारी की सारी डिस्कशन में आ गई। और अगर हम ये कहें कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो फरमाया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने सिचुएशन को और गमगीर करके पेश किया है, क्योंकि उनकी बातों से, ट्वीट पर तो जो कमेंट था उनकी बातों से तो ये लगता है कि हुकूमत के अंदर खाने इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, जो कि गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और PM हाउस के दरमियान। जी हामिद, आप कैसे देख रहे हैं इसको। देखें, ये आपने अच्छा किया कि चौधरी निसार अली खान साहब के क्लिप्स चला दिए, तो उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि अभी तो नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद थी कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये मसला जो है ये हल हो जाएगा, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने राव तहसीन को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो इसका मतलब है कि चौधरी निसार अली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कमिटमेंट है उसको ऑनर नहीं किया गया, और उनका नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही राव तहसीन साहब को हटा दिया गया। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये, चौधरी निसार अली खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि इदारों के दरमियान ट्वीट्स के ज़रिए बात नहीं होनी चाहिए। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्वीट्स नहीं होनी चाहिए, उसूली तौर पे उनकी ये बात दुरुस्त है। लेकिन अगर वो DGISPR के बारे में कह रहे हैं कि उनको ट्वीट के ज़रिए बात नहीं करनी चाहिए, तो वो ख़ुद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं और हुकूमत के सीनियर तरीन वज़ीर हैं प्राइम मिनिस्टर के बाद। मेरे पास उनका तकरीबन आज से 10 दिन पहले का एक बयान है जो उन्होंने रात के वक्त 9:45 बजे के करीब जारी किया था, और इस बयान में उन्होंने कहा था
کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا نہ تو ڈان لیگ کی کمیٹی سے کوئی تعلق ہے، نہ وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جب یہ کمیٹی تشکیل دی گئی، تو لہٰذا ان کو اس پہ کمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں ان سے سوال پوچھا گیا، اس کا انہوں نے جواب دیا، تو چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ میڈیا کو بیان جاری کرنے کی بجائے ڈائریکٹلی ان سے بات کرتے، وہ فون اٹھاتے اور ان سے بات کرتے، یا وہ اپنے منسٹر خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کے ذریعے بات کرتے۔ وہ تو آپس میں کٹ گیا تو لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ ان کی تو خواجہ آصف صاحب کی چودھری نثار کی بات چیت ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار کی پریس کانفرنس کے بعد معاملہ طے ہونے کا مجھے چانس کم لگتا ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اب وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف کو آپس میں ملنا چاہیے اور اس کو معاملے کو طے کرنا چاہیے۔ اب اگر میں اس میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن میں اگر کروں گا تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے ایسا لگے گا کہ میں آگ پر مزید تیل پھینک رہا ہوں، مجھے آگ پہ پانی پھینکنا چاہیے، اس لیے میں اتنا ہی بولوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جیل صاحب، آپ سے میں پوچھوں گی بڑا ڈائریکٹ سوال کہ یہ ہم نے سنا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ٹویٹ اس لیے کی گئی ہے کیونکہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ اس کو آنر نہیں کیا گیا، جو بھی وجہ ہے، آپ کا خیال ہے کہ ٹویٹ ہونی چاہیے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ایک عرض کروں، بات یہ ہے کہ حکومت بہت عرصے سے لیت و لال کر رہی تھی اور اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حکومت نے بڑی کوشش کی، جو میرا جہاں تک مجھے علم ہے کہ یہ سیکورٹی اداروں کو اس پہ راضی کیا جائے کہ مٹی پاؤ، پرویز رشید صاحب کو ہم نے یہ فارغ کر دیا، اتنا کافی ہے۔ لیکن ان کا خیال تھا کہ پھر انکوائری کرائی کس لیے؟ جب انکوائری کرائی گئی اور اس میں کچھ چیزیں سامنے ہیں آئی بھی، تو آپ اس پہ ایکشن لیں۔ یہ اس ایکشن کو روکنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے پچھلے 3 مہینے سے یہ چلتا ہے، آگے پیچھے بات چل رہی، ٹھیک۔ اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ باوجود حکومت کی کمٹمنٹ کے کہ ہم یہ انکوائری کے مطابق جائیں گے، یہ کوئی جان چھڑانے کی کوشش اس سے کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ چیز سامنے آئی تو یہ نظر آ گیا کہ ریکمنڈیشن جو تھیں انکوائری کی اس سے انحراف ہوا ہے، اور آرمی کے ساتھ ایگری کر کے ان کے ساتھ ایک طرح کا چیٹ کیا گیا ہے کہ کہا تو کچھ اور کر کچھ دیا۔ جیل صاحب، آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ کن پوائنٹس پہ آپ جو لفظ استعمال کریں چیٹ، کچھ آپ کو پتا تو ہوگا؟ اچھا نہیں، مجھے پوری طرح نہیں پتا کہ وہ کیا پوائنٹس ہیں، لیکن کچھ تو پتا ہوگا، حامد اور میرے سے زیادہ ہی پتا ہوگا آپ کو۔ نہیں، مجھے اگر پتا ہوتا میں ضرور آپ کو بتا دیتا، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ ٹویٹ سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے نا کہ جی جو کچھ طے ہوا تھا وہ نہیں ہے، وہ آپ نے اس پہ نہیں کیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو پرائم منسٹر کے احکامات ہیں، نوٹیفیکیشن اس سے ہٹ کے کوئی چیز آ جائے گی۔ پرائم منسٹر کے احکامات تو سامنے ہے، واضح تو اسی سے گائیڈ لائن تو وہی ہے، سو نیچرلی اس کو ایک حتمی چیز سمجھا گیا، اور یہی چیز تھی جو پورا پاکستان بات کر رہا تھا۔ 1.5 گھنٹہ جو اس ٹویٹ سے پہلے گزرا ہے اس میں قرآن مچا ہوا تھا کہ آرمی جو ہے کمپرومائز کر گئی ہے اس پہ۔ اب مسئلہ نیشنل سیکورٹی، یہی میں تو سن رہا تھا، تو اکثر کمنٹیٹر کہہ رہے تھے کہ چونکہ آرمی کا ٹویٹ ابھی نہیں آیا ہوا تھا تو اس کے اوپر یہ الزام لگ رہا تھا کہ جی انہوں نے نیشنل سیکورٹی پہ آرمی نے کمپرومائز کر لیا ان سے۔ نہیں، تو جب آپ یہ فرماتے ہیں تو اس کا مطلب کہ کوئی یہ توقعات تھی کہ کیا کرنا تھا، یعنی کہ طارق فاطمی صاحب کے حوالے سے اور راؤ تحسین صاحب کے حوالے سے ایکشن تو لیا تھا، تو اس کے علاوہ کیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں نا چیٹ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کمنٹری میں سن رہا تھا، لوگ مختلف جو اینالسٹ وغیرہ بات کر رہے تھے کہ جی یہ جو ایکشن پرائم منسٹر نے بتایا ہے یہ تو ایکشن اتنا یعنی ناکافی ہے، ان کے خیال میں اصل لوگوں تک شاید نہیں پہنچے گئے، یا جو بھی تھا وہ کمنٹ یہ کر رہے تھے کہ اس میں آرمی نے کچھ کمپرومائز کر لیا ان کے ساتھ۔ اچھا، اب کمپرومائز ہوا یا نہیں ہوا مجھے اس کا علم نہیں، لیکن ایک چیز واضح ہے اور جو ٹویٹ سے پتہ لگا کہ جس چیز پہ اتفاق ہوا تھا وہ چیز سامنے نہیں آئی۔ اچھا، یہ بھی بہت ابھی بات کلیئر نہیں ہے کہ کس چیز پہ اتفاق ہوا تھا حامد اور کس چیز پہ نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی گورنمنٹ نے ابہام ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پبلک کریں گے تو پبلک کر دینا، پہلے اس کو پبلک کر دیں، بعد میں ایکشن کریں۔ اب میرا اپنا اندازہ ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چودھری نثار صاحب جو اب پرائم منسٹر کے ساتھ بات چیت کر کے جو نوٹیفیکیشن جس کا وہ کہہ رہے ہیں اب وہ جو ظاہر بھیجیں گے نوٹیفیکیشن، وہ موسٹ پروبلی اس کے مطابق آ جائے گی، جو کہ ہماری جو ریکمنڈیشن جس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جس پہ اتفاق تھا، اتفاق رائے تھا، اور یہ معاملہ یوں ختم ہو جائے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بنتا کیا۔ جی آسمہ جہانگیر صاحب، آپ بھی دیکھ رہی ہیں آج صبح سے جو ایک صورتحال بنی ہے، ابھی جو انٹیریئر منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس اور انٹیریئر منسٹری میں بھی کوئی کمیونیکیشن کا میجر گیپ ہے، اور انہوں نے وہاں طنزاً کہہ دیا لیکس ہی لیکس ہیں، یعنی کہ پی ایم ہاؤس کی لیک کا، اور اس کے بعد
आपने DGISPR का भी देखा, तो ये सिचुएशन हुकूमत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी आसमा साहबा? देखें नसीम ज़रा, जाहिर है ये हुकूमत ने अगर इस तरीके से बेहतर तरीके से चीज़ें हैंडल की होती तो आज ये इस हाल पे ना होती। मगर पहले मेरा ख्याल है कि इस बात को बुनियादी बात पे बात करनी चाहिए कि क्या मजाल है कि ISPR ट्वीट करे प्राइम मिनिस्टर के ख्याल। किसी मुल्क में ऐसा कभी होता है? ये एक अपनी मिसाल आप है, और फिर ये कहना कि जी हमारे ही बैठाए हुए तज़कियाकारों ने कहा कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। चले अगर वो इंडिपेंडेंट भी तज़कियाकार है, मेरे जैसे भी अगर तज़कियाकार हैं, तो मेरे कहने पे तो कोई ट्वीट नहीं करता ISPR। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को इस तरह स्नब करेंगे, इस तरीके से आप सिविलियन हुकूमतों को ट्रीट करेंगे जैसे आपके मज़ारे हैं, तो ये क्या सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? फिर मैं आपसे दूसरी बात करती हूँ कि वो जो आप डॉन लीक्स कहते हैं वो कौन सी नई बात थी? क्या बच्चे को यहाँ नहीं पता ऐसी चीजें पहले नहीं छप चुकी थी? सबसे ज्यादा सिक्योरिटी लैप्स और सिक्योरिटी के इशू और तशवीशनाक बात यह है कि आज दुनिया को पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत जो है वो एक दूसरे के अंदर से गले पड़ी हुई है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट में वो तो एक मिनिस्टर साहब ने अब रिजाइन किया तो पता चल गया वहाँ पे उनके जो बैठे हुए हैं लोग वो पता नहीं किस तरीके से काम करते हैं, और यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है आपस में। मगर वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक अलहदा जिसे आप कहते हैं कि क्रिटिसिज्म है और वैलिड क्रिटिसिज्म है, मगर उसका ये मतलब तो नहीं है कि ISPR जो है ये मॉनिटर बन जाए मुल्क की। ठीक, वो प्राइम मिनिस्टर है कि वो प्राइम मिनिस्टर है? ठीक, यानी और फिर जहां तक ट्वीट्स का ताल्लुक है, चौधरी निसार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए अभी ड्रम्स के ऊपर भी ये बहुत बड़ी तनकीद है कि आप ट्वीटों से काम नहीं करते हैं कि जी आपने प्राइम मिनिस्टर का रिजेक्ट कर दिया। वाह भाई वाह वाह, वैसे मैंने ये कभी सुना ही नहीं, इसके आगे कभी कोई गया ही नहीं। वैसे आपको मालूम है कि मरियम नवाज साहबा कितनी कितनी चीजों पे ट्वीट करती रहती हैं। वो जिंदल अभी जो आए वो भी एक मजाक ही बना दिया, पूरे दिन आके बैठे रहे, कोई नहीं बोला आसमा साहबा, कोई भी नहीं बोला पूरी गवर्नमेंट में, और उन्होंने कर दिया। बट वो अपनी जगह क्रिटिसिज्म है ना। मेरी बात सुने, उन्होंने ये ट्वीट तो नहीं की ना, ये ट्वीट तो नहीं की कि मैं जूती की नोक पे लिखती हूँ फलां को। नहीं वो ISPR ट्वीट कर दी कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जूती की नोक पे लिखते हैं। ठीक है, मैं भाई ठीक, एक ट्वीट करना, एक ISPR वैसे भी ट्वीट करती है, उसकी और हकीकत होती है। बेशक, मगर ये ट्वीट करना और दुनिया को बताना कि ये हमारा मुल्क है, कि हम यहाँ पे बादशाह सलामत हैं, हमारी जूती की नोक पे सिविलियन। मेरा ख्याल है ट्वीट पे सारे सिविलियन जो हैं वो चोर हैं, सारे सिविलियन जो हैं वो मोहब्बत जी वो ये नहीं। खैर ये भी आसमा बहुत बात बढ़ा रही हैं, ये चीज ऐसे नहीं है। जी ऐसे नहीं है। ये मेरा ख्याल है आसमा में ट्वीट पर रहना चाहूंगी। उन्होंने ये नहीं कहा। मैं जनरल साहब अभी आती हूँ, मैं चाहती हूँ हामिद से इस पे इनपुट लूं। नहीं जनरल साहब को बात करनी। मैं आपको वजाहत देना चाहता हूँ, जनरल साहब की बात नहीं कह रही हूँ, मैं वजाहत देना चाहता हूँ कि ये पर्सपेक्टिव जिसमें अभी आसमा ने बातचीत की वो दुरुस्त नहीं है, और ये झगड़ा यही इसी वजह से शुरू हुआ। किस्सा ये है कि आर्मी ने बहुत दफ़ा इनको कहा कि 2004 के बाद से ये लोग जो हैं जिनके लश्कर तैयबा हो या दूसरे, मैं उस पे बाद में आती हूँ। मैं थोड़ा सा ट्वीट पे रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊं जाती तो जड़ पे आप नहीं जाएंगी तो ट्वीट क्या है? नहीं जनरल साहब मैं एक सेकंड, मुझे भी लगता है जनरल साहब मैं आपको बताऊं सच बात ये है। मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ कि देखिए ना, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर है, मसले हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी के इशू नहीं, जब तक आप समझेंगे उसकी संगीनी नहीं पता होगी, आप कैसे समझेंगे कि क्या जरूरत थी? नहीं तो फिर 6 महीने पिछले अप्रैल 8 महीने अप्रैल से ये किस्सा शुरू था। अप्रैल से ये कहानी चल रही थी और 4 महीने बाद ये खबरें छापी गई, ये प्लांट करके अप्रैल में 2 प्लान्स बना के दी गई कि इन लोगों को कंट्रोल करें। हुकूमत, मुल्क टूट गया? नहीं मुल्क नहीं टूटा, टूट जाएगा। आपके पास जो काम कर रहे हैं उसे टूटेगा। जो हरकत की इन्होंने
मगर जनरल साहब एक जो सेकंड ये आसमा, I'll come back to you. टेररिस्ट है, इनके खुद बनाए हुए हैं। आसमा, I'll come back to you. एक सेकंड में आपके पास वापस आती हूँ। जनरल साहब से बात। 2004 जनवरी के बाद किसी ने इनको सपोर्ट नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात ये कि 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी इनकी वजह से परसेप्शन खराब हो रही है बाहर और पूरी दुनिया इसको देख रही है, ये लंबे लंबे जुलूस निकालते हैं, वायलेंट तकरीरें करते हैं, या इनको आप कंट्रोल करें या हमें इजाजत। पंजाब ऑपरेशन नहीं होने, लेकिन पंजाब में ऑपरेशन नहीं होने देते थे। ये नतीजा ये कि ये बात खत्म हो गई। फिर अप्रैल में 2 प्लान्स बना के DGIC ने दी कि जी इनको खत्म करने के लिए ये प्लान है, इसमें मुख्तलिफ अदारे हिस्सा लें, एपेक्स कमेटी में जाके दिया और जाके ये खत्म करें। प्राइम मिनिस्टर को दी, एक प्लान इन्होंने पकड़ा दी, नेक्टा वाले को रख के बैठे हुए, एक प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रख ली। उसके 4 महीने बाद फिर ये निकाल दिया कि जी फौज ये करा रही है। अब आप देखिए कि अफगानिस्तान में जब पहली दफा उनके अटैक हुआ उनके इंडिया के अपने एम्बेसी पे, तो उन्होंने पूरी दुनिया में ढोल पीटा कि जी ISI को रोग इंटेलिजेंस एजेंसी करार दे दें, लेकिन वो ना करा सके। बाद में ये हुआ कि लश्कर तैयबा को यूनाइटेड नेशन ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया और हाफिज सईद को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। अब आप जब हुकूमती सतह पे ये तस्लीम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो नहीं करना चाहते लेकिन ISI इनको इस्तेमाल कर रही है, लगा रही है, तो इंडिया ने जाना था यूनाइटेड नेशन में इस किस्से को लेकर अगर आर्मी चैलेंज न करती, तो ये जाके वहां से अगर ISI को रोग एलिमेंट आप या रोग इंटेलिजेंस एजेंसी डिक्लेयर कर देते तो इस मुल्क का डिफेंस किसने करना था? तो जनरल साहब बात आपकी जो अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो ये है कि ये है सर, तो इसकी बेहतरी किस 4 तरीके से महीने आएगी? से GHQ में हम जूते इनसे ये लोग रगड़ते रहे हैं। आप कहते हैं कि जी जूते की नोक इनके जूते उठाते रहे हैं, वरना तो असल मुजरम ISI के पास पूरी वो तफसील, वो तहकीकात, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन पड़ी है जिसमें असल लोगों के नाम है। लेकिन ये कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क के उनका प्रिविलेज है, वो इंक्वायरी करें जिस तरह करना चाहते हैं, अपने तौर पे करें। इतना कुछ जो कहते गए वो मानते गए और आखिर में आके जिस चीज पे इत्तफाक हुआ वो भी आप नहीं कर रहे। अच्छा, आप मुल्क की जो सिक्योरिटी है उसको मजाक बनाए हो आपने। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस और आप देख लें कि ये जो जनरल साहब बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इतनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इतना खला है, इतना डिस्ट्रस्ट है, और वो कह रहे हैं कि इन हालात में इस तरह की ट्वीट फिर हो जाती है। लेकिन ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे कि नाज़रीन आगे किस तरीके से चलेंगे। स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में
देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है डॉन लीक्स की रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद सिफारिशात और सिफारिशात के बाद ट्वीट, और अब वापस उस पे आते हैं सब्सटेंस पे कि आगे क्या होगा। हामिद, अब आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को और आर्मी चीफ की मीटिंग होनी चाहिए ताकि बात आगे की तरफ बढ़े। देखिए, आज जब ये सारा तूफ़ान खड़ा हुआ मीडिया पे तो उसके बाद वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो हैं वो ओकाड़ा के दौरे पे गए हुए थे और उन्होंने 2 दफ़ा एक दफ़ा एक जगह पे और फिर एक जगह पे 2 उन्होंने तकरीरें की हैं, लाइव तकरीरें। ठीक। और मैं समझता हूँ कि उसमें उन्होंने काफ़ी मैच्योरिटी का और काफ़ी तहम्मुल का मुज़ाहरा किया कि बड़ी मेजर्ड उन्होंने बातें की, अपोजिशन पे तनकीद की, नाम लेके अपोजिशन का, इस मामले की तरफ नहीं आए, हालांकि उनको पता था। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। उसके बाद हम ये तवक्को कर रहे थे कि इस दौरान उनकी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की और चौधरी निसार की भी 2-3 दफ़ा फ़ोन पे भी बात हुई। तो हम ये आप खबर दे रहे हैं? हाँ, हम ये तवक्को कर रहे थे कि चौधरी निसार अली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब मामला तो ख़त्म नहीं हुआ। तो अब मेरे ख्याल से कि एक ही तरीका है कि ये जो बाकी हमने बहस कर ली है, काफ़ी उसमें मज़ीद बहस की भी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन बहस से निकलेगा कुछ नहीं। इस वक्त आप देखें कि आपके पाकिस्तान के हालात क्या हैं। तो इस सूरत हाल में नवाज़ शरीफ साहब को और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को आपस में बैठ कर ये मामला जो है इसको डिस्कस करना चाहिए और दोनों अपने नोट्स एक्सचेंज करें। वज़ीर आज़म साहब पूछें आर्मी चीफ साहब से कि जी आपका जो फ़ौज के तर्जुमान है उन्होंने ऐसी ये ट्वीट क्यों की है।
وہ ان کو بتائیں کہ اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے. اس سے پہلے چودھری نثار علی خان صاحب پبلکلی میڈیا کو ایک بیان جاری کر چکے ہیں DGISPR کے خلاف, اور اس وقت ISPR خاموش رہی, فوج خاموش رہی. اب اس میں میں اس سے تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ DGISPR کو یہ ٹویٹ جاری نہیں کرنا چاہیے تھی, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جب چودھری نثار نے 10 دن پہلے DGISPR کے خلاف میڈیا کو بیان جاری کیا اور اس پہ فوج خاموش رہی, تو شاید کسی نے حکومت میں سے سوچا کہ یہ تو بڑے جمہوریت پسند ہیں, بڑے یہ شریف قسم کے لوگ ہیں, تو میں یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اب جنرل قمر وہ جو بات کر رہے ہیں نا, دیکھیے اس وقت DGISPR نے بڑی کلیئرلی چودھری نثار نے ایک بات کی, تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک اگریمنٹ ہونے کی ضرورت نہیں. انہوں نے انٹیریئر منسٹر کو پبلکلی انہوں نے ان کو ریبٹ کیا, سوال کیا گیا تھا ان کو ایک سوال کیا گیا تھا, ریبٹ نہیں کیا تھا انہوں نے. آپ ان کی بات دوبارہ سن لیں. ہاں میں نے سنی ہے, تردید کی تھی. اب دیکھیں نا, اس میں ہمارے لوگ خود ہی ایک سوال کرتے ہیں, پھر اس کا ایک انہوں نے جواب دیا, چلے انہوں نے ٹھیک ہے, اگر انہوں نے غلطی کی بھی تو کیا چودھری نثار کو بیان جاری کرنا چاہیے تھا موجودہ صورتحال میں. جبکہ ود ڈیو اپالوجی چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ جنرل عاصم باجوہ جب DGISPR تھے, روزانہ وہ ٹویٹ کرتے تھے, تو چودھری نثار تو نہیں بولتے تھے اس ٹویٹ پہ. اور کئی دفعہ جو ہے چودھری نثار کا معاملہ ہوتا تھا کہ اسلام آباد میں فوج آئے گی نہیں آئے گی, اور اعلان ادھر سے ہوتا تھا, تو چودھری نثار خاموش رہتے تھے. تو اس وقت وہ کیوں خاموش رہتے تھے, اب وہ کیوں بولتے ہیں, کیا وجہ اس کی؟ ٹھیک ہے نا, تو میں اس بحث میں نہیں پڑتا. میں صرف یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کو اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو بیٹھ کے معاملہ سیٹل کرنا چاہیے. قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو تھنکنگ ہے اس کے بارے میں ہم سب کو پتا ہے, وہ راولپنڈی کے کور کمانڈر رہے ہیں 2014 کے دھرنے کے دوران. سب جانتے ہیں کہ ان کی بڑی کلیئر پوزیشن تھی کہ آرمی کو ٹیک اوور نہیں کرنا چاہیے, پالیٹکس میں ہمیں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. اور شاید اسی لیے حکومت میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شریف سا آرمی چیف ہے, جمہوریت پسند ہے, تو جو مرضی کہی جاؤ. تو میرا خیال ہے کہ آج جو DGISPR کی ٹویٹ آئی ہے وہ ٹویٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مرضی سے آئی ہے, اور فوج کا بیان ہے وہ. ہاں وہ مرضی سے آئی نا, اس لیے نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ. میں تھوڑا آسما کی بس چلوں جنرل صاحب, میرا بھی خیال کہ ان کو کوئی سٹنگ کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے جس چیز پہ اتفاق وہ ہوا, میری اپنی سوچ ہے کہ کل تک چودھری نثار وہ نوٹیفیکیشن جس کا کہتے ہیں کہ ایشو نہیں ہوئی, وہ میرا خیال ہے اس کے مطابق ایشو ہو جائے گی. جنرل صاحب میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا. چودھری نثار کس کھاتے میں نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں؟ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں, اور طارق فاطمی جو ہیں وہ ان کا تعلق فارن منسٹری سے ہے, راؤ تحسین کا تعلق انفارمیشن منسٹری سے ہے. انٹیریئر منسٹر کے انڈر تھی نہیں, GIT انٹیریئر منسٹر کے انڈر تھی, لیکن لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر جاری نہیں کر سکتا. یہ اگر پرائم منسٹر کرے تو زیادہ بہتر ہے. پرائم منسٹر کرے. جی آسما یہ بتائیں بھی, یہ جو حامد بھی بات کر رہے ہیں کہ پیچھے جو بھی کچھ ہوا, اب آگے ڈان لیگز کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کرنا ہے, جو سفارشات ہیں اس کو اگر حکومت امپلیمنٹ کرے تو دین وی کین موو فارورڈ. دیکھیں نسیم زہرا, میں نے جنرل صاحب کی بات سنی, اور میں جنرل صاحب کے بڑا ادب کرتی ہوں, اس لیے کیونکہ وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے اور بڑے انالیٹیکل انسان ہیں, اور انہوں نے ایک ایکسپلینیشن دی جو کہ ایک انسائڈر کو پتہ ہے, ظاہر ہے میرے یا آپ کے جیسے لوگوں کو نہیں پتہ. تو میرے جیسا انسان جو کہ نہ ادھر انسائڈر ہے نہ ادھر انسائڈر ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب کوئی پرائم منسٹر ہاؤس سے دے سکے یا PMLN سے دے سکے, مجھے نہیں پتہ. مگر اس کرنالوجی سے یہ لگتا ہے کہ یا تو پرائم منسٹر نواز شریف امبسیل ہے یا وہ بالکل ملک کے دشمن ہیں. چلے میں ایک سیکنڈ مان بھی لیتی ہوں کہ وہ دونوں ہی ہیں. تو پھر یہ بتائیں کہ ہم سویلینز میں کوئی بیماری ہے کہ جو بھی ہم پرائم منسٹر چنتے ہیں, چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہو, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو, چاہے وہ ان کا لایا ہوا جنیجو ہو, چاہے لیاقت علی خان ہو, وہ سارے ہی امبسیل ہوتے ہیں یا اسپائز ہوتے ہیں جو کہ ایک آنکھ نہیں بھاتے ہماری فوج کو. دیکھیں یہ ایک ایٹیٹیوڈ کی بات ہے, اور یہ ایٹیٹیوڈ بدلنا ہوگا. اب اس سے زیادہ امبسیل یا کون ہو سکتا ہے جتنا ٹرمپ ہے یا ہمارے ساتھ والے ملک میں موڈی بیٹھا ہے. مگر اگر اس کی ISPR اس طرح کے اوپن سٹیٹمنٹ اور ہاسٹیلٹی دکھائے اپنے پرائم منسٹر کے خلاف, اور لوگ پھر کہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے, تو پھر میرا خیال ہے ہمیں جمہوریت کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم گھر بیٹھتے ہیں تو یہ خود ہی جو ہے ملک کو چلا لیں. جو پیچھے ماضی میں انہوں نے ملک کو چلایا ہے, معاف کرنا, وہ ملک ہم نے نہیں توڑا, نہ ہی طالبان ہم لائے, نہ ہی ٹیررزم ہم لائے.
हमने मुल्क को सिविलियंस ने नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर मैं इस मामले में नहीं जाती हूँ। मैं कहती हूँ अगर हमने अब आगे चलना है तो एक माइंडसेट से ये देखना होगा कि हमें सिविलियन हुकूमतें जो कि इलेक्ट होते आती है उनकी एक तरह से पब्लिक रिस्पेक्ट करनी है, चाहे आप अंदर से उनको गालियां निकालें, बिकॉज यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक बात है, धरने के एक शरीक नहीं है, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। ठीक मेरा नहीं, ये देखिए, ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि ये गलती कर जाएं तो गलती हो गई, हम गलती कर जाएं तो हमें तो टांग दे इस किस्म की गलती पे। ठीक है, ये इश्यूज जो हैं, आपने जो तारीख की भी बात की है, जल्द से हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आसमा, एक चीज बार बार जो समझ आती है वो ये है कि जो हुकूमत वक्त है उसको ये नहीं समझ आती कि इदारों को इस्तेमाल करें अपने एडवांटेज के लिए। ये जो तमाम इश्यूज की आप बात करें, कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है, उसमें बैठ के प्राइम मिनिस्टर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको लेके आगे बढ़ें तो कंसेंसस के साथ चले। प्राइम मिनिस्टर भी अपने साथ ज्यादती करते हैं, क्योंकि वो अभी मैं सुन रही थी कहीं कि वो इस तरह करते हैं जैसे कि कोई अपना फैमिली अफेयर है, एक बात इधर की, एक बात इधर की, तो इदारों का इस्तेमाल करें तो वो भी बेहतर ही है मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए और सबके लिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम
अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला है? कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाके जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है डॉन लीक्स के हवाले से, जो सिफारिशात आई, फिर ट्वीट आए, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग। हामिद ये बताएं, अभी जो आसमा बात करी थी, जल साहब ने भी एग्री किया, एक हिस्ट्री तो है, तो इसको कि भाई सिविलियन और मिलिट्री में एक लगता है जैसे फ़र्क होता है नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ में, तो हल क्या है? यानी कि हल ये है कि जो हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारी अदालतें हैं, ये हतुल इम्कान कोशिश करें कि फ़ौज को हम मुतनाज़ा मामलात में ना उलझाएं। अब देखें ना, जिस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स पे जो फैसला दिया है, उसमें भी उन्होंने एक JIT बना दी है और उसमें भी उन्होंने ISI और MI को सुप्रीम कोर्ट ने शामिल कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको शामिल कर दिया है और जिस तरह अब ये डॉन लीक्स की JIT का जो हशर हो रहा है, जो आपस में लड़ाई हो रही है, तो अगर हमने इस मामले को बातचीत के ज़रिए फाहम तफहीम से आइन और कानून के मुताबिक हल ना किया, तो मुझे ख़तरा है कि पनामा लीक्स की जो JIT है उसमें भी यही कुछ होगा और ये लड़ाई चलती रहेगी इसी तरह। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे जो, क्योंकि आप देखें कि कराची में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें भी JIT बनती है, उसमें भी 3-3, 4-4 इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग होते हैं। चले वो तो क्राइम के इन्वेस्टिगेशन है, टेररिज्म की इन्वेस्टिगेशन है, तो अब यहाँ पे भी अदालत ने भी उसमें डाल दिया है। अब अगर आप इस मामले में इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर एक मामले पे इत्तेफाक राय नहीं हो रहा और फौज एक तरफ है और सिविलियन अदालत दूसरी तरफ है, तो जो डॉन लीक्स का मामला है उस पे क्या होगा? तो इसलिए हाँ, पनामा के मामले पे क्या होगा? इसलिए मैं तो जो है ना, वो मैं ही समझता हूँ कि
اس میں زیادہ بحث مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ بیک گراؤنڈ آپ ضرور اس کی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ڈان لیکس کا معاملہ جو ہے یہ فلیئر اپ کس طرح ہوا ہے. میں بھی ذاتی طور پہ ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خبر جو چھپی تھی ڈان اخبار میں وہ خبر صحیح تھی یا غلط تھی. تو اس پہ حکومت نے پہلے کہا کہ جی یہ من گھڑت ہے, پھر کہا کہ پارشلی کریکٹ ہے. آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر نے ایک دن میں دو تردیدیں جاری کی, اور پھر انہوں نے کہا چودھری نثار نے کہ اس آرٹیکل نے نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا. اچھا خود کہا نا چودھری نثار صاحب نے, کیونکہ اس وقت ECL پہ بھی نہیں رکھا تھا. اس وقت راحیل شریف صاحب آرمی چیف تھے اور جنرل عاصم باجوہ DG ISPR تھے, اور ان دونوں کے ساتھ چودھری نثار صاحب کے بڑے اچھے تعلقات تھے, اور چودھری نثار صاحب راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن بھی دلوانا چاہتے تھے. اس لیے اس وقت وہ خاموش رہتے تھے, اور اس وقت چودھری نثار صاحب نے کہا کہ جی نیشنل سیکورٹی کمپرومائز کر دیا ڈان کی سٹوری نے. اب ان کا اچانک ایک ڈیفرنٹ سٹانس ہے, اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ فلیئر اپ اس لیے ہوا تھا کہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ فورن انوائز بھیجے گئے تھے. حکومت نے کشمیر پہ لابنگ کے لیے کچھ پارلیمنٹیرینز کو بھیجا تھا, اپوزیشن کو کوئی بندہ نہیں بھیجا, سارے اپنے سرکاری لوگ بھیج دیے, اور اس میں ایسے لوگ تھے جن کو صحیح طریقے سے انگریزی بھی نہیں بولنی آتی. اس کی وجہ سے ایک حکومت میں بڑی کرٹیسزم ہو رہی تھی. اس صورتحال میں وہ ایک سٹوری آ گئی ڈان میں, اور حکومت جو ہے وہ کرٹیسزم کی وجہ سے انڈر پریشر تھی اور فوراً مان گئی. اور ہاں GIT بنائی, اور ایک منسٹر اب کیا نام لیں, انہوں نے کہا جی GIT بنائے تو تھوڑے دنوں میں لوگ بھول جائیں گے, اور بات وہ خواجہ آصف صاحب تھے ہمارے دوست, انہوں نے کہا جی لوگ بھول جائیں گے, اور بھی لوگ تھے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھیں ہم. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی انویسٹیگیشن کی اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن اس وقت چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ راحیل شریف صاحب کی سائڈ پہ تھے, اور ان کی سائڈ سے انہوں نے پریشر ڈالا نواز شریف صاحب پہ, اور نواز شریف صاحب کو چاروں شانے چت کروا کے انہوں نے یہ ڈان لیکس کی انکوائری کمیٹی بنوائی. اب صورتحال بدل چکی ہے, راحیل شریف صاحب جا چکے ہیں, DG ISPR بھی بدل چکا ہے, اور چودھری نثار صاحب کا خیال ہے کہ یہ بڑے جمہوریت پسند لوگ ہیں اور یہ شریف لوگ ہیں, تو ان کے ساتھ جو مرضی کرو, بیان بھی جاری کرو. تو انہوں نے بھی آج بیان جاری کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ ہاں اب وہ کہہ رہے ہیں زہر قاتل ہے وہ, تو پہلے جب وہ زہر آلود ٹویٹس جاری ہوتے تھے تو یہ خاموش رہتے تھے. آسما یہ تو بات ایک مسئلہ ہے کہ سویلین, اور بالکل میں آپ کے ساتھ اگری کرتی ہوں, تنقید جو ہے کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی ٹویٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ, سویلینز کو لگتا ہے کہ آپ اداروں کا سپورٹ لینے کی بجائے, جو آپ کے ڈیموکریٹک ادارے ہیں اس کی بجائے آپ پرسنل بیسس پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب چیزوں کو ہینڈل کریں گے. تو بار بار حکومت سیکھتی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں نسیم ذرا, میں تو حکومت کو ڈیفینڈ کرنے نہ یا بیٹھی ہوں, نہ کبھی کیا ہے, اور میرے اگر بہت سارے کیسز بھی دیکھیں تو وہ حکومت کے خلاف ہیں. نہیں, اینالیٹکلی میں آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں کہ کوئی حکومت بھی پاکستان میں, یہ تو خیر اس حکومت کی تو آپ 100 کرٹیسزم کر سکتے ہیں, ان کی جو ایک کمیونیکیشن سکلز ہیں وہی بہت پور ہیں, اور جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ان کے بیٹھے میں ہیں ڈبل نیم والے, جن کے پیچھے سے ایک منسٹر صاحب نے بھی کر دیا ریزائن, اس سے پوری بیوروکریسی تنگ ہے. بہت ساری باتیں ہیں, نیپوٹزم ہے, بہت ساری باتیں جس سے ہم تنگ ہیں, اور دنیا بھی تنگ ہے. مگر دیکھیں یہ اور چیزیں ہوتی ہیں, یہ گورننس کی تکلیفیں اور ہوتی ہیں, مگر ایک پرائم منسٹر کو ہر روز ٹی وی پہ آ کے اس نگاہ سے دیکھنا کہ وہ سپائی ہے, وہ ٹیررسٹ کا ساتھی ہے اور اس کو چلے جانا چاہیے. آپ نے اگر یہ بات کی تو آپ کی آنکھ نکال لیں گے یا زبان چھینچ لیں گے. یعنی یہاں پہ یہ حالت ہے اس ملک کے اندر کہ لوگ ملک کے محافظ نہیں ہیں. ارے بھائی ہم ہیں ملک کے محافظ, آپ کو رکھا ہوا ہے ہم نے کہ آپ آگے ہوں, مگر آپ کے ہم مسلی نہیں ہیں. یہ پلیز یہ ایٹیٹیوڈ سمجھے. اس لیے حامد میر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بالکل ان کو بیٹھنا چاہیے, پر میں سمجھتی ہوں جنرل شعیب جیسے لوگ جو ہیں ان کو ایک رول پلے کرنا چاہیے کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے ان کو ختم کرے, اور ہمیں اپنی طرف سے یہ رول پلے کرنا چاہیے کہ ہماری جو سویلین حکومتیں اور سیاستدان ان کو یہ سمجھایا جائے کہ ارے بھائی کوئی ہوش کے ناخن لو, لوگ تنگ آ جائیں گے. اور دوسرا, ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر پتھر نہ مارو. اور یہ جو ہمارے تجزیہ کار ہیں, معاف کیجئے گا, تجزیہ کار جو آتے ہیں, میں نے دیکھ لیا کیسے تجزیہ کار, آپ تو دونوں صحافی ہیں, ہم دونوں سے زیادہ جانتے ہیں. ارے خدا کا نام مانو,
क्या इस मुल्क को आपने सीरिया बनाना है, क्या इजिप्ट बनाना है? मैं आपको यहाँ लिख के दे सकती हूँ, अगर इस मुल्क में अब फौजी हुकूमत आई तो उसके बाद आप यकीन करें कि ये मुल्क टूट जाएगा, अल्लाह करे ना यहाँ पे खून रेजी होगी, अल्लाह करे ना आएगी नहीं, आएगी बिल्कुल नहीं आएगी, आएगी नहीं, आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, खुदा ना करे, नहीं खुदा ना आएगी। करे। अच्छा ब्रेक मुझे लेनी सर, अभी ब्रेक के बाद आपको ब्रेक से पहले आप कहें कि फौजी हुकूमत नहीं आएगी। नहीं आने का सवाल ही नहीं, हम तो बड़े साल से कह रहे नहीं आएगी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है जो आज डॉन लीक्स की सिफारिशात के बाद ट्वीट और ट्वीट के बाद डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट। हमारे तमाम पैनलिस्ट ये अग्री कर रहे हैं कि ट्वीट का तरीका ठीक नहीं था, लेकिन उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि इस चीज़ को आगे की तरफ लेके जाना है। गवर्नमेंट अपनी कॉम्पिटेंस को बेहतर करे, कोऑर्डिनेशन को बेहतर करे, बजाय के लड़ाई झगड़े से चले या गॉसिप से आगे चलें। जी जैन साहब, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि बावजूद इसके कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला था जिसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दी कि क्या इसकी सीरियसनेस क्या थी। आम हालात में अगर किसी और ने ये किया होता तो उसका तरीकाकार ये नहीं, उसका तरीकाकार यही होता है कि आप इंटरोगेशन उसकी करते हैं प्रॉपर एंड देन यू गेट टू द रूट कॉज के भी ये हुआ क्यों किया क्यों। यहाँ मैं समझता हूँ कि आर्मी ने ऑलमोस्ट जूते उठाने वाली बात आप कह लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर को इन पिक्चर किया और उन्हें कहा जी कि जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं इसको इन्वेस्टिगेट कराएं और आगे लेके चलें। ये सारा कुछ कर करा के तो एंड पे आके जिस चीज़ पे इत्तफाक हुआ, बावजूद इसके कि सब जानते हैं, आर्मी भी जानती है कि ये असली लोग नहीं हैं जो जिनके ऊपर आ रहा है, लेकिन हरसूरत हर अदारे ने अपने लोगों को आगे सेटिस्फाई करना है, वो जवाबदेह हैं। तो अगर आप उस पर भी एक्शन नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए, हुकूमत के लिए भी और अदारे के लिए भी ये बड़ा नेगेटिव होगा मसला, क्योंकि जिस अदारे में ये सारी तशवीश पाई जा रही है वहाँ वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जवाबदेह है लोगों को, उसकी तो कमांड मारी जाएगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात कह रहे हैं कि अगर पता भी है कि जिन लोगों का नाम आ रहा है वो नहीं है इन्वॉल्व, लेकिन फिर भी कुछ एक्शन लेने की हुकूमत पे छोड़ा ना, हुकूमत पे छोड़ा ना कि जी आप जो करते हैं करें। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर आके इत्तफाक हो भी गया कि अच्छा ठीक है जी बेयर मिनिमम ये करेंगे, तो वो भी अगर आप करने से अभी वैसे नाज़रीन अभी भी नोटिफिकेशन तारिक फातमी साहब का भी जारी कर दिया गया और नोटिफिकेशन ये है कि उनको उस ओहदे से हटा दिया गया है, ये नहीं कि उनको फायर किया गया जो कि पहले बात हो रही थी। और अभी ये याद रहे कि चौधरी निसार साहब पता नहीं लैंड भी किए हैं या नहीं, लेकिन वो कह रहे थे मैं जाऊंगा, मैं नोटिफिकेशन दूंगा, फिर ये होगा। अब देखें ना, इसमें सारी कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हुई कि चौधरी निसार अली खान साहब ने 5-6 दिन पहले खुद कहा था कि मैं नोटिफिकेशन जारी मैं करूंगा जी, इंक्वायरी रिपोर्ट को मैं सामने लेके आऊँ, मैं करूंगा, लेकिन वो कर दिया प्राइम मिनिस्टर हाउस ने। आज फिर चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं नोटिफिकेशन करूंगा, लेकिन उनके नोटिफिकेशन से पहले ही राव तहसीन साहब और तारिक फातमी साहब की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अंदर खाने भी प्राइम मिनिस्टर हाउस और चौधरी निसार अली खान के दरमियान कोई ये मैं ये नहीं कहूँगा नॉट ऑन द सेम पेज, कोऑर्डिनेशन नहीं है। और